नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का चौथा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसके मद्देनजर संस्थान की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और ये इसी ठानने का नतीजा है कि पिछले 7 वर्षों में हमारा उत्तर प्रदेश की राह से होता हुआ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले उत्कृष्ट प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। और यह ठाना है प्रेरक व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया प्रजा सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इन्हीं शब्दों पर आपकी तालियों के साथ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिला वाणी एवं आर्थिक रत्नों को हम सभी को अभिसूचित करते हुए हम सभी करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चतुर्थ वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में आज यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, उप मुख्यमंत्री और इस स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के मंत्री संजय ठाकुर ने, विभाग के राज्य मंत्री संस्थान के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव संस्थान के अध्यक्ष चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सिफारिश के संबंधित निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रोफेसर मुख्य चिकित्सक प्रोफेसर स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के सभी समुदाय के सदस्यगण, रेजिडेंट डॉक्टर और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और ये संस्थान पिछले 14 वर्ष से एक स्वास्थ्य केंद्र से हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है।
तो उनसे उस परिणामों से हम सुरक्षित रास्तों में नहीं रह सकते। संस्थान बनाना हम रास्ते से समस्या का समाधान नहीं होता। फिर बातों में से कैसे भी संस्थान बनाना अच्छे बातों में मिला तो संस्थान संस्कृति आगे बढ़कर के अंदरों को भी जानकारी मिला और आपके भारत में परिश्रम आपके द्वारा राजस्थान का लाभ जनता के नागरिकों और सुरक्षित अनुदान न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उसके साथ प्रदान करती है। संस्थान शासन में हमारे संस्थान बनेगा, गलत बातों में चलाएगा और उससे विभाग अलग होगी, उससे लोगों वाले अभिनव साथ होगी न केवल उस लोग व संस्था अभी तो विभाग के वार्ता सामग्री अपने के साथ बनाने का हमला कर सकता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा लगती है संस्थान या स्थिति ऐसी संस्थान द्वारा सही दिखाने में लगती है उसके नागरिक की पीड़ा की बात होती है उससे कारण उसके द्वारा उस तरह से सरकार की पीड़ा की जाती है वही और जब हम उत्तर प्रदेश पहले राज्य की बात करते हैं तो बड़ी में पुराना नहीं हुआ मतलब आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी स्थिति है लगभग 70 लाख की आबादी पूरी नौकरियों में बढ़ा सकती है और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक वहां की पूरी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमोत्तर विभाग या नेपाल यहां की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य से इस आबादी के लिए लखनऊ में करती है, लखनऊ में आती है और लखनऊ में उनका सबसे पहले जाना पड़ता है डॉक्टर राममोहन लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। वे संस्थान में आते हैं और इस संस्थान से जो सुविधा होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है दुनिया का कोई व्यक्ति मिलता है कोई राजनीतिक मिलता है और जो उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है तो वहां स्वयं चौंक करता है 25 करोड़ की आबादी का राज्य तो फिर पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य में 25 लाख हम कहते हैं 25 लाख के लोग हमारे यहाँ बड़े जो नगर निकाय हैं उनकी आबादी 25 लाख 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है पूरे 100 हिसाब है लेकिन जहां ये हमारे लिए एक चुनौती होती है लेकिन उन्हें काफी बार हमारे सामने पर एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने के लिए सही करने का भी माध्यम यह बन सकता है। और मैं क्यों देखता हूं मैंने जब आपकी बातचीत तकरीबन को वहां पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो उन्होंने संस्थान के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट उठाकर प्रस्तुत की थी और इसके बारे में ये विवरण कहते हैं कि संस्थान
तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जो कि कार्यक्रम में मौजूद थे। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज लोहिया नगर के स्थापना दिवस है, जो कि गोमती नगर में जिसका पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी, जो कि तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का जिक्र कर रहे थे। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लखनऊ से, जहां पर योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत थे। और इसी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत थे, जो कि योगी आदित्यनाथ जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर नई दिल्ली में राजभाषा विभाग 14-15 सितंबर 2024 को चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसको लेकर राजभाषा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके और संस्थान में उस कार्य योजना को यहाँ पर प्रस्तुत करके समय इन सब बातों को यहाँ पर उल्लेख किया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है। और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर हैं, कितने पब्लिकेशन हैं, कितने पेटेंट हमें प्राप्त हो गए। ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके पास जो पेशेंट आता है और पेशेंट आपने यहां पे लगभग 9 लाख पेशेंट ओपीडी में देखे, 50,000 से अधिक ऐसे थे जिनको आईपीडी में आपके यहां पर इनको फैसिलिटी उपलब्ध करवा करके उनका उपचार करके सफलतापूर्वक उन्हें यहां से उपचारित करके उन्हें यहां से उनके घर की तरफ नुकसान कराया। वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आप लोग यानी लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पे उपचार का लाभ दे रहे हैं। और मुझे लगता है अगर उसके डाटा भी हरेक डॉक्टर के द्वारा तैयार करके सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा तैयार हो करके अगर उस पर भी स्टडी हो और फिर उसी स्टडी को आगे बढ़ा करके आप कार्य करेंगे तो मुझे इतना बड़ा लाभ इसके माध्यम से केवल आपको बल्कि आने वाले पेशेंट को भी प्राप्त होने वाला। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हम लोगों को स्वयं पे विश्वास नहीं होता और अक्सर होता है कि हम लोग इन बातों से परेशान होते हैं। क्या दुनिया के अंदर क्या कुछ है उसकी तरफ भागते हैं, अपने स्तर पर नहीं। मैं अक्सर देखता हूं कि डॉक्टर के बारे में कहा जाता है जितना अनुभवी होगा उतना उसका लाभ मिलता है और उसका लाभ अनावश्यक कभी नहीं होता, उसका अनुभव व्यथा नहीं होता है। मैंने अक्सर इस चीज को देखा है। मेरे हाथ में एक समस्या आ गई। मैं परेशान था, मैंने एक संस्थान में जाके 2 वर्ष पहले ऑपरेशन कराया, फिर से समस्या खड़ी हो गई। मैं अचानक गत सप्ताह गोरखपुर गया था। एक डॉक्टर मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा आपके हाथ में पट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती है, अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मैं इसको देख लूं। वो बेचारा चुपचाप अपने जेब में एक इंजेक्शन भी लेके आया था। मैंने कहा यार देखो इंजेक्शन तो नहीं लगाऊंगा, आपको देखना है तो वैसे देख लो। और मैंने कहा मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, अब एक सामान्य डॉक्टर हैं। उसने कहा नहीं मैं केवल देखूंगा, करूंगा वही जो आप बोलेंगे। उन्होंने कहा देखो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक दिन देख रहे थे, उन्होंने दवाई, उन्होंने कहा इसमें पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा पेन तो नहीं हो रहा है। और आप सबका प्रेस वार्ता में स्वागत है। ठीक करवा देता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इस साल का 14 सितंबर हम सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा बने कल 75 साल हो रहे हैं और राजभाषा विभाग इस
उपलक्ष्य में एक हीरक जयंती समारोह मना रहा है और चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देने के लिए मंच पे मेरे साथ उपस्थित है राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्य और राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव श्रीमती डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो मैडम मैं आपसे अनुरोध करूंगा। नहीं है ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय यही स्टडी है इस वर्ष का यही राजभाषा हिंदी दिवस 2024 और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में कल और परसों कर रहा है। डॉक्टर हूँ उन्होंने कहा मुझे आप लोगों को जीवन में बस थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी अच्छे रिजल्ट भी दिए कि स्वतंत्रता के समय पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। एक राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज होनी आवश्यक थी, कोई बीमारी नहीं जिसमें जिस भाषा में सरकार के सारे कार्य हैं। तो हमारी संविधान सभा ने पूर्ण बहुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया। संविधान का अनुच्छेद अक्सर अपने जीवन से 342 गुजरते हैं में कहा गया है कि लेकिन हम उसको हल्की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। से ले लेते हैं। संघ के शासकीय प्रयोगों के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। या फ्री में संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद अनुसूची में दिए गए भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, यानी कि जो हमारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए शब्द ग्रहण करते हुए हम हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करें। अर्थात हमारे जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, उनको ये पूरा एहसास था कि हमारा देश एक कॉम्पोजिट कल्चर का देश है। तो यहाँ पे हमें एक कॉम्पोजिट कल्चर को समृद्ध करने के लिए क्या क्या करना होगा उस पर ध्यान देना है। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 आया, राजभाषा नियम 1976 आए। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1975 में बना और इस विभाग का दायित्व है सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना। हमारी 75 सालों की यात्रा बहुत लंबी रही है, परंतु पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने एक आमूलचूल परिवर्तन देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 5 प्रण का लक्ष्य दिया और उसमें 2 प्रमुख रहे हैं, हमारी अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी के चिन्हों से मुक्ति। इन्होंने हमारे मानो सोच को ही बदल दिया है। हम अपनी संस्कृति की महत्ता और विशेषता को जानना चाह रहे हैं, एक आम भारतवासी भी। और संस्कृति जहां है वहां भाषाई महत्ता अपने आप आ जाती है। संस्कृति और भाषा आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये प्रयास हो रहा है कि हिंदी और हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि सुनिश्चित की जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा था कि हिंदी और सभी भाषाएं आपस में सखियां हैं, इनमें कोई स्पर्धा भी नहीं है। तो आज हम इस वातावरण में आगे चल रहे हैं। कल का जो हमारा समारोह है ईश्वर की कृपा से बहुत भव्य होगा, भारत मंडपम में है, जो खुद में एक ऐतिहासिकता और मॉडर्न भारत की प्रगति का प्रतीक है। आप लोग अवश्य आए। बहुत इसमें तरह तरह के कार्यक्रम हैं, मैं आपको संक्षेप में बता देती हूं। क्योंकि ये हीरक जयंती है
और इसका उद्घाटन 10 बजे माननीय मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी करेंगे। इसमें हम लोग एक हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से कराएंगे। साथ ही हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का भी लोकार्पण होगा। भारतीय भाषा अनुभाग जो गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के अधीन होगा, उसका भी शुभारंभ होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। इसमें इस अनुभाग से जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनसे जो हमें पत्र मिलते हैं, उनका अनुवाद होगा और जो हम अपने स्टेट्स को लिखेंगे, वो पत्र भी उनकी भाषा में जाने का प्रावधान होगा। इसके अलावा पुस्तकों और पत्रिकाओं का लोकार्पण होगा। माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से राजभाषा गौरव और कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। कई सत्र हैं, जैसे हमारा एक महत्वपूर्ण सत्र होगा 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति। इसके अलावा लोकप्रिय हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भारत की सांस्कृतिक विरासत और हिंदी पर एक सत्र रखेंगे। एक बहुत ही रुचि वाला सत्र होगा 5वां सत्र, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर एक परिचर्चा होगी, जिसमें श्री अर्जुन राम मेघवाल जी माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री जी रहेंगे। तो इस प्रकार एक बड़ा ही बहुत ही एक रिच कार्यक्रम अगले 2 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जो हमें बार बार ये याद दिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।